Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. Yeah, video crash course on English for SSC, banking and such other competitive exams के लिए है और इस एक्सरसाइज का टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पर यह एक्सरसाइज नंबर 1 है। आइए आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें हमें 1 and 6 सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 6 हमको दिए जाते हैं। जो सेंटेंस नंबर 1 सबसे पहले रखना होता है सभी सेंटेंसेस से पहले, और सेंटेंस नंबर 6 हमें सभी सेंटेंसेस के बाद में रखना होता है। और बीच में PQRS ये अलग अलग ऑर्डर्स में ये कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को हमें ऐसे क्रम में लगाना होता है जिससे कि जो इस पैसेज का और जो इस कॉम्बिनेशन का सही मीनिंग निकलता है हम उस सही मीनिंग तक पहुंच जाएं। तो इसलिए इनको इसके 4 ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। एंड इन सभी ऑप्शंस में अलग अलग क्रम में इन सेंटेंसेस का अलग अलग क्रम दिखाया जाता है। किसी में QSPR है, किसी में PQSR है, किसी में RPSQ है, किसी में SPRQ है। इस तरह से अलग अलग क्रम इनमें हमको दिखाया जाता है और यह देखना होता है हमको कि कौन सा क्रम सही है। तो इसलिए इसके लिए एक सबसे पहले वैसे तो हमको सब कुछ आना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए भी अपनी एक खास ट्रिक है। उस ट्रिक पर सबसे पहले हम इनको पढ़ना तो चाहिए ही, लेकिन पढ़ने से पहले हम सीधे ऑप्शंस पर ही हम आ जाते हैं। और आइए हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले हम ऑप्शंस पर ही यानी आंसर्स पर ही आ जाते हैं, और आंसर्स पर आकर के हम देखते हैं कि जो आंसर्स हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्योंकि हमें अपना दिमाग लगाने से पहले ये देखना होगा कि जो ऑप्शंस है उन्हीं में से हमको कोई एक आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऑप्शंस में से ही बहुत जल्दी अगर हम आंसर्स को सीधा देखते हैं तो पूरा पढ़े बगैर बहुत ज़्यादा क्विक करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम, ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमको आंसर्स इसी तरह से जल्दी से मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको 4 ऑप्शंस वी हैव बीन गिवन हियर। एक तो ऑप्शन है ए में QSPR है ऑर्डर, एंड बी है, बी में PRSQ है ऑर्डर, एंड सी ऑप्शन दिया गया, सी में SPQR है, एंड डी ऑप्शन दिया गया है और डी में RSPQ ऑप्शन हमको दिया गया है। तो हमको देखना ये चाहिए कि देखिए जैसे कि ए में Q से स्टार्ट हुआ है, बी में P से स्टार्ट हुआ है, सी में S से स्टार्ट हुआ है, डी में R से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शंस की स्टार्टिंग है वो सभी में अलग अलग है। यानी Q से सिर्फ एक ही क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ है, यानी एक ही ऑप्शन में स्टार्ट हुआ है। P से भी सिर्फ एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ सी से भी सिर्फ एक ही ऑप्शन से S से स्टार्ट हो रहा है, एंड डी ऑप्शन में भी एक ही मतलब R से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी R से D के अलावा कहीं दूसरे ऑप्शन में R से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ
कि अगर Q हम एक हमारा सही है और एक चीज को हम सही कर लेते हैं, यानी Q में हम श्योर हो जाते हैं कि Q हमारा ठीक है, यानी Q से ही स्टार्ट होगा, अगर हम ये श्योर हो जाएं, या हम ये श्योर हो जाएं कि P से ही स्टार्ट होगा, या फिर हम ये श्योर हो जाएं कि S से ही स्टार्ट होगा, या फिर हम जल्दी से ये श्योर हो जाएं कि ये R से ही स्टार्ट होगा, तो फिर हम फिर हमको पूरा ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये श्योर हो जाएं कि जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उसी से स्टार्ट होगा, अगर उससे स्टार्ट नहीं होगा तो हमको इसी तरह से देखना चाहिए कि सबसे पहले हमको, जैसे A है, A का हमको Q से देखना चाहिए। और कैसे देखना चाहिए हमको Q से? हमें जो स्टार्टिंग है, यानी जो Q से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले Q पॉइंट को हमको पढ़ना चाहिए एंड पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर Q मीन्स ऑप्शन नंबर Q या सेंटेंस नंबर Q, अगर ये आपस में मैच करते हैं और ये आपस में मैच करते हैं तो फिर और एक दो कुछ जो उसमें क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से पूछते हैं, जो हम पढ़ने पर हमको प्राप्त होते हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को, जैसे कि इसमें कोई प्रोनाउन यूज किया गया है ऑप्शन Q में और उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट और उसका नाउन उस हमको क्वेश्चन नंबर मींस पॉइंट नंबर 1 में या सेंटेंस नंबर 1 में मिल रहा है, इस तरह के, यानी यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है और उस वर्ब से रिलेटेड कुछ हमको उसमें पॉइंट नंबर 1 में मिल रहा है, या ऑप्शन Q में कोई प्रोनाउन यूज किया गया और उससे रिलेटेड कोई नाउन या उसका एंटीसीडेंट वगैरह हमको मिल रहा है, जैसा कि अभी मैंने बताया इस सेंटेंस से पहले, तो इसका मतलब है कि 1 के बाद फिर Q ही आएगा। उसके बाद फिर हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम Q सही है हमारा, तो फिर हमको R पढ़ना चाहिए। R पढ़ करके फिर हमको देखना चाहिए कि R और 6 आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी R के बाद जो मैसेज 6 में आ रहा है क्या वह सही है अथवा वह सही नहीं है। अगर R में दिया हुआ मैसेज यानी लाइन का जो सेंस है या जो अर्थ है और 6 पॉइंट में जो दिया गया अर्थ है, अगर वो आपस में किसी भी तर्क से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 के बाद Q आएगा और 6 से पहले R आएगा। एंड इसी बुद्धि और इसी तर्क के आधार पर हम इसको फाइनल कह सकते हैं कि यही सेंटेंस है, इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस, यानी यही ऑप्शन है और यही आंसर है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं है, ये हम बहुत स्पष्ट हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर फिर भी कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो मतलब जैसा कि हमने कहा कि अगर Q से स्टार्ट हो रहा है, सपोज करिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन A है और हम पहले A को ही देख रहे हैं, तो सपोज करिए 1 के बाद A आएगा, ये हम 1 के बाद Q आएगा, ये हम श्योर हो गए, लेकिन Q के बाद इसमें ऑप्शन S दिया हुआ है, तो फिर यह भी देख लीजिए कि Q के बाद S आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मतलब S में जो संदेश दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है, वो Q के क्रम से या Q के मैसेज से वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये मैच करते हैं तो यानी आपके 3 सेंटेंसेस मैच हो गए, 1 Q एंड S मैच हो गया। इसी तरह से अगर R को आप, यानी अगर ऑप्शन A को चूज करते हैं और R 6 से पहले आ रहा है, तो R से पहले P आ रहा है। इस तरह से R से P को मैच करके देख लीजिए, यानी जहां एक सेट हो जाता है वहां पर फिर चाहे तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमको देखना चाहिए, जहां डाउट हो जाता है वहां और लगता है कि यह आंसर नहीं हो सकता है, यानी यहां मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको अगले ऑप्शन पर बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है, हालांकि इसके बाद भी हर ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मेरा सुझाव है कि एक एक ऑप्शन से चलना चाहिए, ए से फिर बी पर जाना चाहिए, बी से सी पर जाना चाहिए। तो पहले हम चूंकि हम आज फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आप मेरे विषय में नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, और मैं भी आपके विषय में नहीं जानता हूं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के विषय में ज़्यादा बात करना आवश्यक है, इसलिए मैंने इतनी बात की। तो इस तरह से ये पहले ये देख लीजिए कि थोड़ी सी बात और कर लेता हूं।
तो देख लीजिए, पहले ए ऑप्शन में क्यू को चेक कर लीजिए, फिर बी में पी को चेक कर लीजिए, फिर सी में एस को चेक कर लीजिए और डी में आर को चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका ओपिनियन किस पर है, चाहे सपोज करिए आप बी में पी को चेक करते हो और पी को आप आंसर मानते हैं, लेकिन फिर भी सी पर भी जाकर के एक बार एस को चेक कर लीजिए और ज्यादा सही कौन सा लग रहा है इस पर भी देख लीजिए, डी को भी चेक कर लीजिए और ज्यादा सही इनमें से कौन सा लग रहा है, फिर उस ऑप्शन पर फिर आप आगे बढ़िए और फिर उसके चारों ऑप्शन इस तरह से चेक करिए। तो अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शंस क्यू एस पी आर आपस में मैच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, देन उस ऑप्शन को फिर आप टिक कर दीजिए और फाइनल क्लियर करिए कि यही आंसर है और कोई आंसर नहीं है। आइए हम इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1 में हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन ए में क्यू दिया हुआ है एंड पहले तो हम फर्स्ट और सिक्स पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44-year-old स्टीव इरविन इज नो मोर। तो इसमें एक नो मोर मतलब डेथ से रिलेटेड मैसेज है, स्टीव इरविन। एंड सिक्स्थ सेंटेंस है इसका, इरविन वॉज ब्रॉट टू द सर्फेस अनकॉन्शियस, यानी कि यहाँ पर अनकॉन्शियस लाया गया था। ये इसमें बाद में बात कही गई है एंड नो मोर ये बात पहले कही गई है। तो स्टीव इरविन इज नो मोर ये बात पहले कही गई है, तो इसका मतलब है कि नो मोर से रिलेटेड भी और भी बातें पहले ही कही गई होंगी। एंड इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि नो मोर के बाद ऑप्शन ए में क्यू को हम देखते हैं कि क्यू से स्टार्ट हो रहा है ये, तो क्या ये क्यू यहाँ सेट होता है क्यू यहाँ सेट होता है क्या? तो हम पढ़ते हैं क्यू को, ही इज किल्ड बाय द पॉइजन्ड बाब ऑफ ए ह्यूज स्टिंग रे। तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी तो ये लग रहा है मुझे, The world is stunned with the news that 44-year-old Steve Irwin is no more। मैं दोबारा से फर्स्ट पॉइंट पर आ गया हूँ। देखिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो the world is stunned with the news that 44-year-old Steve Irwin is no more। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं मीन्स इज नो मोर मीन्स इज डेड, सीधी सी बात है। एंड क्यू ऑप्शन यहाँ पहले है ए में क्यू, तो यानी 1 के बाद इसके अकॉर्डिंग क्यू आना चाहिए। तो क्यू में है ही इज किल्ड बाय द पॉइजन्ड बाब ऑफ अ ह्यूज स्टिंग रे। तो इज नो मोर के बाद सीधा सीधा उसकी डेथ की यहाँ पर मैसेज है या खबर है। तो बिकॉज नो मोर तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है व्हाट हैपेंड मींस नो मोर मींस डाइड, तो हाउ ही डाइड सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यही आएगा हाउ ही डाइड। तो इसलिए हाउ ही डाइड का आंसर हमको यहाँ मिल रहा है, ही इज किल्ड बाय द पॉइजन्ड बाब ऑफ अ ह्यूज स्टिंग रे। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि क्यू से ही स्टार्ट या फर्स्ट के बाद क्यू से स्टार्ट होगा। दूसरा मैंने कहा कि 6 से पहले अगर ये क्यू से स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ लास्ट में आर है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ए यानी 6 से पहले आर आएगा। तो आर यहाँ आ रहा है द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM। तो अभी पूरा तो ये नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM यहाँ आ रहा है। और उसके बाद कहा जाएगा यानी 6th पॉइंट में आएगा इरविन वॉज ब्रॉट टू द सर्फेस अनकॉन्शियस, यानी इरविन को अनकॉन्शियस सरफेस पर लाया गया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये घटना यानी पहले तो मौत की खबर, मृत्यु की खबर हो गई, उसके बाद फिर और भी खबर दी जाएगी, फिर ये घटना वास्तव में कब हुई, इस तरह से ये आर पॉइंट पर आ गई है। और उससे भी पहले उस घटना से घटना 11 बजे हुई और ये कहा जा रहा है कि इरविन वॉज ब्रॉट टू द सर्फेस अनकॉन्शियस। तो यानी इस तरह से लग रहा है कि इसमें जो घटना है
वो डेथ से उल्टी कैसे चली, वो इस तरफ ये घटना है कि पहले हमने डेथ के विषय में बता दिया, डेथ हो गई, उसके बाद फिर डेथ से पहले के, मतलब डेथ से पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, इस तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैसेज को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से अगर है तो ये हो सकता है, यानी 6 पॉइंट भी आ सकता है। लेकिन फिर भी एक बार हम एक एक बी, सी और डी को भी हम चेक करेंगे। तो बी में देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये सही है कि नहीं तो हमको फिर से देखना चाहिए। द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44-year-old स्टीव इरविन इज नो मोर। अब इसके बाद ये डेथ वाली बात हमने पढ़ ली, इसके बाद फिर पी पर आ जाते हैं। पी में है ही वॉज शूटिंग ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड। यहाँ शूटिंग की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें पी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द वर्ल्ड इज स्टैंड, मतलब उसकी डेथ के बारे में है फर्स्ट पॉइंट में, और फर्स्ट पॉइंट में अगर डेथ के बारे में है तो फिर कैसे हुई या उसका अगला रिजल्ट क्या हुआ, या डेथ तक कोई व्यक्ति कैसे पहुंच गया, इस विषय पर तुरंत बात होगी, यानी डेथ से रिलेटेड ही बात होगी। यहां पर ही वॉज शूटिंग ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, ये मतलब बात इससे मैच नहीं करती है डेथ के मैसेज से। यहाँ ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये बात मैच नहीं करती है इससे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पी से ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। या आगे हम और भी देख लेते हैं, उसके बाद हम बात अपने कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। फिर हम देखते हैं एस से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो हम जल्दी से एस पढ़ते हैं। ऊपर उसके डेथ की ये है खबर या मैसेज, ये तो हम जानते ही हैं, तो हम एस से स्टार्ट करते हैं। ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो यहाँ डेथ की खबर है और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर शूटिंग की बात है, अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात है। तो यहाँ भी मतलब डेथ कैसे हुई इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है, तो एस से भी यह सेंटेंस स्टार्ट मीन्स यह वन के बाद एस नहीं आ सकता, यह भी सीधी सी बात है। एंड देन हम आर से स्टार्ट करते हैं, तो आर को भी हम पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद अगर हम आर लिखते हैं कि द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM, तो अभी तो हमको इंसिडेंट ही नहीं पता क्या हुआ, और जब हमको इंसिडेंट ही नहीं पता तो हम 11 AM को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। डेथ के बाद अगर हमसे कोई कहता है स्टीव इरविन इज नो मोर, देन वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड, हाउ ही डाइड, जो इसका आंसर ये नहीं है। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सेंटेंस क्यू से ही, मतलब ये जो क्रम है इसका ऑप्शंस का जो क्रम है, यानी द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44-year-old स्टीव इरविन इज नो मोर, ये हम इस पर पहुंचते हैं कि यह क्यू से ही स्टार्ट होगा। और क्यू के बाद फिर एस, मतलब बाब ऑफ ही इज किल्ड बाय द पॉइजन्ड बाब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे, ये हमको आंसर मिल जाता है। और उसके बाद जब ये घटना हुई तो अब एस आ जाता है, एस का मतलब है एस पॉइंट, फिर इसके बाद इसमें दिया गया है तो ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो सीधी सी बात है ही वॉज ये ही इज किल्ड, ये हो गया, यानी पॉइजन्ड बाब ने उसके ह्यूज स्टिंगरे ने उसको मार दिया। तो ये आप सीधी सी बात है, कब हुआ ये, कैसे हुआ, तो ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अंडर वाटर वो था, यानी और तो ये इस घटना से भी ये मैच करती है, क्योंकि पॉइजन्ड बाब के द्वारा मारे जाने के लिए उसके संपर्क में आना जरूरी है। तो बताया कि वो अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहा था। एंड एस के बाद फिर पी, यानी ही वॉज शूटिंग ऑन द ग्रेट, फिर वो किस जगह था वो उसका नाम आ गया।
पी आ गया, और उसके बाद फिर आर में है कि जब उसको ऊपर लाया गया उस समय वह अनकॉन्शियस था। आर हो गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM, और मतलब आर पी ने ये बता दिया कि वो रीफ ऑफ द क्वींसलैंड में था, एंड एस ने बता दिया कि अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अच्छा, और इरविन वाज ब्रॉट टू द सरफेस अनकॉन्शियस, और उसको सरफेस पर अनकॉन्शियस लाया गया, ये 6 ने बता दिए। तो पूरे ये मैच कर रहे हैं, इसलिए ए इज डन देयर। मैं यहाँ कोई टिक विक नहीं लगा रहा हूँ, इससे कि आप इसको चाहें तो आवाज को म्यूट करके, यानी आवाज को म्यूट करके और दोबारा से इसको सुन अपना सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिर आवाज को सुन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसको सही से सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया है। तो इसलिए मैं इसमें कोई टिक नहीं लगा रहा हूं किसी भी तरह के। इस तरह से रिकॉर्ड इसको कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, एंड आप इसको ठीक से बार बार इसकी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ द सेंटेंस विल स्टार्ट with the Q after 1. QSPR ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन इसी तरह से एक फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इतनी बात की, अब हम इसी तरह से दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, एंड दूसरे ऑप्शन पर अब हम इसी तरह से बात करेंगे। दूसरे ऑप्शन को, दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे, सॉरी नॉट ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एंड दूसरे क्वेश्चन में है रौला स्लाइमन पार्क्ड हर कार इन द ओनलीज एम्प्टी स्पॉट आउटसाइड ट्रिपोलीज इवेंजेलिकल चर्च। इवेंजेलिकल चर्च के सामने, आउटसाइड ट्रिपोलिस इवेंजेलिकल चर्च के बाहर उसने एक एम्प्टी स्पॉट पर कार को उसने पार्क किया, रौला स्लेमन ने। दिस इज द न्यूज। अब हमको फिर वही पैटर्न अपनाना है जैसे हमने इसमें अपनाया था, ए बी सी और डी में कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 2 में पहला हमने सेंटेंस पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रौला स्लेमन पार्क्ड कार इन द ओनली एम्प्टी स्पॉट आउटसाइड ट्रिपोलीज इवेंजेलिकल चर्च और एवेंजेलिकल चर्च। And the sixth point is Raula is also, as far as she knows, the only female pastor in Lebanon and perhaps even in the entire Middle East. ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या फिर जी ऑप्शन है, यानी किस से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो अब ए में एस से दिया गया है, बी में भी एस से दिया गया है, सी में पी से दिया गया है, एंड डी में आर से दिया गया है। यानी यहां पर हम देखें इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर एस से स्टार्ट होता है, 1 के बाद अगर एस आता है तो ए और बी में से ही कोई ऑप्शन है, और अगर एस से स्टार्ट नहीं होता है तो दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो यह देखिए, फिर से सुनिए, अगर 1 के बाद यह सीरीज एस से शुरू होती है तो फिर ए या बी में से ही कोई ऑप्शन होगा, और अगर एस से शुरू नहीं होती है तो ए और बी में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। तब फिर हमको सीधा सी यानी ये पी से शुरू होता होगा, और अगर ये पी से भी शुरू नहीं होता है तो फिर ये आर से शुरू होता होगा। इसलिए हम एस, पी और आर को सबसे पहले हम देखेंगे, एंड उसके बाद तब हम लास्ट के लेटर को हम मैच करेंगे। देखिए इसमें क्यू आ रहा है लास्ट में, इसमें आर आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है, एंड इसमें पी आ रहा है लास्ट में। तो हमने रौला स्लेमन पार्क्ड कार इन द ओनली एम्प्टी स्पॉट आउटसाइड ट्रिपोलीज इवेंजेलिकल चर्च, एंड उसके बाद हमने देखा एस को हम पढ़ेंगे। इट वाज संडे मॉर्निंग एंड लाइक एवरी संडे एट अराउंड दिस टाइम रौला वाज हेडेड टू वर्क। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि यहाँ पार्क
की बात हो रही है, रोला स्लेमन पार्क्ड कार की बात हो रही है, चर्च की बात हो रही है। एंड इसमें बताया गया है कि ये संडे मॉर्निंग था एंड लाइक एवरी संडे एट अराउंड दिस टाइम रोला वाज हेडेड टू वर्क। तो यहाँ संडे इस कार पार्क चर्च और इस की कोई बात नहीं हो रही है, रोला अपने काम की तरफ जा रही थी, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है शायद, और एस मुझे नहीं लगता कि इस तरह से शायद आएगा। लेकिन एक बार हम सी को देख लेते हैं, क्योंकि अगर एस से शुरू होना होगा तब फिर हम इन दोनों को बाद में देखेंगे। पहले हम पी से देखते हैं कि क्या पी से शुरू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पी से शुरू होने के लिए रोला स्लेमन पार्क्ड her car in the only empty spot outside Tripoli's evangelical church, but that's not the only thing that makes her unique। तो यहाँ पर P में जो कहा गया but that is not the only thing that makes her unique, यानी तो ये यूनिक के विषय में बात हो रही है, और ऐसी बात हो रही है कि कोई चीज है जो उसको यूनिक बनाती है। हर मतलब रोला स्लेमन को यूनिक बनाती है, तो इसमें यूनिक होने की बात तो अभी तक आई ही नहीं है। और जब अभी तक आई ही नहीं है यूनिक होने की बात, यानी फर्स्ट सेंटेंस में तो यूनिक होने की बात आई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पी से भी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इसके यूनिक होने की बात आई है और यूनिक होने की बात फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आई है। तो इसलिए वन के साथ पी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जब पी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर हम आगे डी पर जाएंगे और आर से देखेंगे। आर में देखिए क्या है, देखते हैं रोला स्लेमन पार्क्ड कार। पहले हम वन को जरूर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पहली बार हम इसको कर रहे हैं तो आज पहला दिन है इस एक्सरसाइज का। 2-3 एक्सरसाइज जब कर लेंगे तब उसके बाद हम बेशक थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। अभी 2-3-4 एक्सरसाइज हमको स्लो ही करनी चाहिए। तो रोला स्लेमन पार्क्ड her car in the only empty spot outside Tripoli's evangelical church, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ आर से स्टार्ट करना। तो इट इज अ स्मॉल सैंड कलर्ड बिल्डिंग विद अ सिंपल facade and large wooden doors in the middle of the city। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इट वर्ड आया है, प्रोनाउन आया है इट। इट का मतलब क्या है? इट का मतलब है इवेंजेलिकल चर्च। यहाँ जो है ट्रिपोलिस इवेंजेलिकल चर्च, तो ये इट का मतलब किससे है? इट का मतलब इस ट्रिपोलिस इवेंजेलिकल चर्च से है। एंड इट इज अ स्मॉल सैंड कलर्ड बिल्डिंग, तो ये इस बिल्डिंग का भी मतलब किससे? इस बिल्डिंग का भी मतलब इस ट्रिपोलिस इवेंजेलिकल चर्च से ही है। एंड इसके बाद विद अ सिंपल फकेट एंड लार्ज वुडन डोर्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। तो ये पूरा का पूरा मतलब इसका चर्च से ही है, क्योंकि चर्च के बाहर उसने गाड़ी पार्क की है, तो ऑब्वियसली किसके विषय में बात की जाएगी? चर्च के विषय में ही बात की जाएगी। तो इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि जब यहाँ चर्च के सामने गाड़ी पार्क की और चर्च के विषय में यहाँ पर बात होने लगी कि इट इज अ स्मॉल सैंड कलर्ड बिल्डिंग विद अ सिंपल फकेट एंड लार्ज वुडन डोर्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। तो यानी कि ये जो है एक तरह से इसमें इसी चर्च को ग्लोरीफाई किया गया है, या तो कहिए, या फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है या एलेबोरेट किया गया है चर्च को। चर्च को एक तरह से चर्च को के विषय में बताया गया है, हमको डिस्क्राइब किया गया है चर्च को यहाँ पर। तो इसलिए वन के बाद आर यहाँ पे काफी सटीक लगता है, लेकिन फिर भी एक बार जब आर सटीक लगता है तो फिर हम आर के बाद अब हम देखते हैं, सीधी सी बात है कि आर के बाद फिर यहाँ कौन सा है? एस है। तो आर के बाद एस सेट होता है कि नहीं होता है? आर के बाद एस हम पढ़ते हैं, तो मिडिल ऑफ द सिटी, सिटी के बाद फिर एस आता है। इट वॉज संडे मॉर्निंग एंड लाइक एवरी संडे एट अराउंड दिस टाइम रोला वॉज हेडेड टू वर्क। ये लिखा हुआ है, यानी कि जब ये बात हो गई,
चर्च के सामने उसने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके फिर उसने वो जो भी किया, लेकिन उसके बाद फिर चर्च की बात हो गई। तो चर्च के बाद में फिर यहाँ उसके संडे मॉर्निंग की बात की, वो मतलब कहाँ आई है, क्यों है, क्या है, इस विषय पर यहाँ बात हुई। तो इसका मतलब है कि इसको भी एस को यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट के साथ क्या पी मैच करता है क्या इसका। अगर पी मैच करता है तो फिर हम देखें, तब हम अपने किसी नतीजे पर या रिजल्ट पर या डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो सिक्स्थ पॉइंट इज रोला इज ऑल्सो एज फार एज शी नोज the only female pastor in Lebanon and perhaps even in the entire Middle East। तो इसमें कहा गया है कि रोला जहां तक एज फार एज शी नोज, यानी जहां तक इन हर बेस्ट नॉलेज, यानी इन रोलाज बेस्ट नॉलेज, जहां तक उसको पता है, तो जहां जितना वो जानती है उस हिसाब से रोला इज ऑल्सो द ओनली फीमेल पास्टर। तो वह ही केवल एक फीमेल पास्टर है इन लेबनान एंड परहैप्स इवन इन द एंटायर मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट में संभवतः, और कम से कम लेबनान में तो वह अकेली फीमेल पास्टर है। तो इस विषय पर 6 पॉइंट में दिया गया है। अब बात करते हैं हम इसके साथ पी मैच होता है क्या। तो पी हम देखते हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट मेक्स हर यूनिक, ये लिखा हुआ है। बट दैट्स नॉट, इसका मतलब है कि इससे पहले कोई ऐसी बात आई है जो उसको यूनिक बनाती है ना। तो यानी कि बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट मेक्स हर यूनिक, कोई ऐसी चीज आई है जो उसको, इससे पहले कोई ऐसा मैसेज आया है जो उसको यूनिक बनाता है। लेकिन यहाँ का है बट का मतलब है कि केवल यही चीज नहीं है, जो इससे पहले जो डिस्क्राइब की गई है चीज वही उसको यूनिक नहीं बनाती है। इसका मतलब आगे भी कुछ कहा गया है, कहा जाएगा उसके यूनिकनेस के बारे में। तो उसके आगे पी से आगे क्या कहा गया है, रोला इज ऑल्सो का मतलब क्या है कि इस उसके विषय में कोई पॉजिटिव बात पहले भी कही जा चुकी है। तो ऑल्सो किससे डिस्क्राइब होता है, कनेक्ट होता है, पॉइंट पी से कनेक्ट होता है। रोला इज ऑल्सो एज फार एज शी नोज द ओनली फीमेल पास्टर, यानी कि कोई एक चीज है जो रोला को यूनिक बनाती है जो पी से पहले बताई गई है, एंड पी के बाद में 6 में फिर से बताया गया है कि वो अकेली फीमेल पास्टर है। तो इस तरह से RSQP, अब क्या है, क्यू भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, शी इज अ पास्टर, यानी यहां भी ये कहा गया है कि वह पास्टर है। एंड एट 37, ये देखिए क्यों पढ़ लेते हैं, शी इज अ पास्टर एंड एट 37 शी इज यंगर देन मोस्ट ऑफ हर कॉलीग्स, यानी एक तो वह पास्टर है और पास्टर होने के साथ साथ वह शी इज यंगर देन मोस्ट ऑफ हर कॉलीग्स, उसके जो अधिकांश साथी हैं उन अधिकांश साथियों में वो सबसे छोटी भी है। तो यह चीज उसको यूनिक बनाती है, और ऊपर से वह अकेली फीमेल पास्टर है, ये 6 में लिखा हुआ है। सो दिस इज द राइट, डी इज द राइट ऑप्शन आई थिंक, एंड डी को हमको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए, मीन्स डी इज द राइट आंसर। ये आप देख लीजिए। और मैं फिर से कह दूं कि जानबूझ करके इस पर कुछ नहीं लिख रहा हूं और किसी एक्सरसाइज पर कुछ नहीं लिख रहा हूं। इनको आप म्यूट करके, एक्सरसाइजेस को म्यूट करके दोबारा से इनको हल करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड इनके आंसर्स आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिर से आप इसको प्ले करके वीडियो को ये देख सकते हैं कि आपने जो पॉइंट किए हैं आंसर्स वो सही है कि नहीं है सही, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, हम चलते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लाउड्स, यह है ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लाउड्स, एंड 6th में है ग्रैंडपा फाइनली पुट आइटम्स इन माय मदर्स मेंडिंग बास्केट एंड नेवर सॉ देम अगेन। तो फर्स्ट और 6 हमने पढ़ लिया, एंड नाउ अब इसमें हम पूरा पढ़ने के बजाय कहानी हम सीधा सा इस पर आ जाते हैं कि ए
के ऑप्शंस क्या है, बी के ऑप्शंस क्या है, सी के ऑप्शंस क्या है और डी के ऑप्शंस क्या है। तो ए में सेंटेंस यानी जो कॉम्बिनेशन या सीरीज है वो पी से स्टार्ट हो रही है, एंड बी में आर से स्टार्ट हो रही है, सी में एस से स्टार्ट हो रही है और डी में क्यू से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है इस तरह के, देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें कम से कम जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये काफी इजी होते हैं, जिनमें एक मतलब अलग अलग ऑप्शंस से स्टार्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन मतलब सभी ऑप्शंस अलग अलग, सभी जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग सेंटेंसेस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें काफी ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चंस एक ही ऑप्शन से शुरू हो रहे होते तो बार बार फिर सबको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैं फिर से इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि अगर P से स्टार्ट हो रहा है तो फिर बाकी B, C, D सब गलत हैं। अगर R से स्टार्ट हो रहा है तो A, C, D गलत हैं, और अगर S से स्टार्ट होता है तो A, B, D गलत हैं, और अगर Q से स्टार्ट होता है तो फिर A, B, C गलत है। तो आइए देख लेते हैं किससे स्टार्ट होगा। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लाउड्स, इसके बाद P से स्टार्ट, इसमें P सबसे पहला है तो हम P से देखते हैं। बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम नीटली। तो यहां बट का मतलब है कि कोई ऑपोजिट यहां पर लिखा हुआ, मीन्स ये जो सेंटेंस है, P जो सेंटेंस है वो उस सेंटेंस के ऑपोजिट में है जो इससे पहले आया हुआ सेंटेंस है, तभी उसके साथ हम बट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि I asked my brother for water but he did not listen। तो ये बट के बाद जो सेंटेंस आया वो क्या है, वो मेरे होप के ऑपोजिशन में है। तो इसी तरह से यहाँ बट आ करके, यानी कि ये होप की ऑपोजिशन में ये सेंटेंस हो गया, इसलिए वन के बाद P तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रैंडपा और P के मीनिंग में दोनों में विरोधाभास है। जिस चीज के लिए बट होना चाहिए उस चीज का सेंस फर्स्ट में नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पर। दूसरे सेंटेंस में B मतलब दूसरे ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में B ऑप्शन दिया गया है, तो B में R से शुरू हो रही है सीरीज। इसका मतलब R से हम पढ़ करके देखते हैं। सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग। सो का मतलब होता है देयरफॉर। तो ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स नंबर 1 कहता है, और इसके बाद फिर हम जो है यहाँ फिर यहाँ आर में जो है सो आ जाता है। ये सो है, इसी का मतलब है कि इसका मतलब है कि इससे पहले कोई रीजन मतलब दिया जाना जरूरी है। सो से पहले, सो हमेशा तभी आता है जब उससे पहले कोई रीजन हो। तो फर्स्ट में कोई रीजन तो है नहीं। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स सो ही पुट द क्लोथिंग। तो ये मतलब यहाँ ओल्ड क्लोथ्स है या क्लोथिंग है, तो इसलिए, और सो जो है, सो का मतलब है कि यहाँ जो ये जो सेंटेंस है, सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग ऑफ आइटम टू डोनेट टू चैरिटी। यानी इस सेंटेंस के पीछे यह सेंटेंस क्यों कहा गया, यहाँ क्यों अस्तित्व में आया, इसका कोई रीजन देने वाला इससे पहले सेंटेंस है। इसीलिए जैसे आई आस्क्ड यू टू टेक पनिशमेंट, यू आस्क्ड मी टू गिव यू वाटर सो आई ब्रॉट वाटर फॉर यू। यानी तुमने मुझसे पानी के लिए कहा था इसलिए मैं पानी लाया। तो ये जो है यहाँ पर कहा था इसलिए मैं पानी लेके आया। तो यहाँ इस तरह का सेंटेंस सो से पहले आना चाहिए, जो कि नंबर 1 ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स ये जो ऑप्शन है बी का, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, और ये इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें ये सेट हो सकता है। देन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस को भी देख लेते हैं। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, माई मदर फाउंड देम एंड पुट देम बैक इन हिज बास्केट। एंड पुट देम बैक की बात यहाँ आ रही है। पुट देम बैक का मतलब है कि पहले वो कहीं रखे गए। माई मदर फाउंड देम,
माई ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, तो ग्रैंडपा ने उन कपड़ों का क्या किया, ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से माई मदर फाउंड देम, तो माँ ने उनको कहीं पाए, एंड पुट देम बैक, तो इसका मतलब है कि पुट देम बैक का मतलब है कि मतलब कहीं ऐसी जगह रखे थे जहां उनको नहीं रखना चाहिए था, तो और रखने के विषय में इसमें कोई जानकारी है नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नंबर 1 के बाद सूट नहीं करता है। एंड देयरफॉर आई डोंट थिंक इट मे बी, लेकिन हम जब तक पूरा ना पढ़ ले तब तक हमको कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से ऑप्शन हो सकता है, एस वाला, एस से ये सीरीज स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद फिर हम जाते हैं डी पर। डी में जो स्टार्ट हो रहा है वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम 1 के बाद क्यू को पढ़ करके देख लेते हैं। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, सो यहाँ ही थ्रू दैम इनटू द वेस्ट बास्केट। मतलब अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सो का रीजन सो आर में भी है लेकिन सो क्यू में भी है, लेकिन दोनों के सो में अर्थ सो के मीनिंग में चेंज है। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, चूंकि कपड़े थे, सो ही, अब यहाँ पे देखिए अगर हम आर को पढ़े, सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिली बैग ऑफ आइटम्स टू डोनेट टू चैरिटी, एंड सो ही थ्रू देम इनटू द वेस्ट बास्केट। तो यहाँ पर सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डी के बाद क्यू को पढ़ना है हमको, तो यहाँ डी ऑप्शन में क्यू आया है, क्यू को पढ़ना है। तो ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, एंड क्योंकि वो ओल्ड क्लोथ्स थे ग्रैंडपा के बाद, सो ही थ्रू देम इनटू द वेस्ट बास्केट, चूंकि ओल्ड थे और वे यूजफुल नहीं थे, तो इस यूजलेस थे, तो इसलिए सो ही थ्रू देम इनटू द वेस्ट बास्केट। इसलिए ग्रैंडपा ने, चूंकि ओल्ड थे इसलिए ग्रैंडपा ने उनको वेस्ट बास्केट में डाल दिया। यहाँ यह क्यू से स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो यह है कि मतलब सबसे सटीक क्यू यहाँ पर ए बी सी और डी से में सबसे सटीक क्यू ऑप्शन लगता है, तो इसका मतलब है कि क्यू अपने आप में अब आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि और सभी क्वेश्चन और सभी ऑप्शंस जो है वो इतने क्लोज नहीं है मीनिंग में, तो इसलिए क्यू को ही हम फाइनल आंसर करके, और हम चाहें और हमारे पास अनुभव हो तो हम इसी को डन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्यू के बाद फिर आगे ये कैसे सेट होता है। तो क्यू के बाद फिर हम इस सीरीज में आया है एस, तो एस क्यू के बाद फिर एस को पढ़ लेते हैं। माई मदर फाउंड देम, तो चूंकि वो वेस्ट बास्केट में डाल दिए तो उसमें एस में माई मदर फाउंड देम, तो यहाँ वेस्ट बास्केट से मदर ने उनको फाउंड कर लिया, प्राप्त कर लिया। एंड पुट देम बैक इन हिज बास्केट, और दोबारा से उसने उनकी बास्केट में, मतलब मदर ने उनकी बास्केट में, ग्रैंडपा की बास्केट में दोबारा से उन कपड़ों को डाल दिया। तो एस के बाद फिर क्या है, आर आता है, तो आर को सो ही पुट द क्लोथिंग एंड देयरफॉर ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग, और इसलिए अब ग्रैंडपा ने दोबारा वो कपड़े देखे तो दोबारा से कपड़े देख करके उनको फैमिली बैग में उनको डाल दिया। फैमिलीज बैग ऑफ आइटम्स टू डोनेट टू चैरिटी, चैरिटी को डोनेट करने के लिए ग्रैंडपा ने डाल दिए फैमिली बैग में। अब आर के बाद फिर आता है पी, तो पी का मतलब है बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम, तो यहाँ चूंकि बट है, बट अब जो है अब इसका रीजन मतलब ये ऑपोजिट सेंस में यहाँ यूज हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड बट का मतलब होता है लेकिन किंतु परंतु, तो बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम नीटली फोल्डेड इन द कबर्ड अगेन, लेकिन मेरी माँ ने दोबारा से उनको निकाला और कबर्ड में रख दिया। तो ये पी पर खत्म हो गया। यहाँ पी के बाद आता है 6, तो 6 से मैच करता है। ग्रैंडपा फाइनली पुट आइटम्स इन माई मदर्स मेंडिंग बास्केट एंड नेवर सॉ देम अगेन, और उसके बाद फिर ग्रैंडपा ने जब इधर उधर रखा वेस्ट बास्केट में डाला, फिर बैग्स ऑफ आइटम्स टू डोनेट टू चैरिटी में डाल दिया, उसके बाद भी फिर मदर ने उनको उनकी बास्केट में रख दिया। तो फिर ग्रैंडपा ने कहाँ रख दिया, ग्रैंडपा फाइनली पुट्स देम इन माय मदर्स मेंडिंग बास्केट, मदर की मेंडिंग बास्केट में डाल दिया, जिसके बाद फिर वो कभी नहीं दिखाई दिए क्योंकि मदर वॉज लेजी और शी डिड नॉट वांट टू डू द वर्क, इस तरह का मीनिंग इसमें आता है। तो इसलिए डी इज द फाइनल आंसर एंड नाउ इट इज श्योर कि डी ही एकदम फाइनल है, और डी को यहाँ पर
फाइनल लॉक किया जा सकता है। सो डी इज द आंसर एंड 1QSRP6 will be the right series here. Now question number, we must go to question number 4. And in question number 4 again the cinema is very valuable teaching aid. Cinema is very valuable teaching aid and इसके बाद फिर PQRS ऑप्शन आ जाता है and then 6 thus cinema has a great impact on our society. तो ये दोनों चीजें आ जाती है। अब हम देख लेते हैं एक में ऑप्शन RQSP यानी R से स्टार्ट हो रहा है, बी में P से स्टार्ट हो रहा है, सी में S से स्टार्ट हो रहा है और डी में Q से स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि एक ही हर सीरीज में एक ही लेटर है जिससे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी लेटर कहीं पर डबल नहीं है, यानी RPQ और SQ ऐसे आप कह सकते हैं, RPSQ। तो पहले R से हम देख लेते हैं कि क्या 1 के बाद R सेट होता है क्या। तो R मतलब द सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स। तो यहाँ पर देखिए कि सोशल फिल्म्स की बात अचानक आ गई और यहाँ पर हम टीचिंग एड की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे हमको चलना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। द लार्ज नंबर यही हमने पढ़ा है ना, आर ए में आर पढ़ना है हमको, हमने लार्ज नंबर ऑफ पीपल एस पढ़ लिया हमने, तो हमको आर पढ़ना है। साइंस कैन ऑल्सो बी टॉट वेरी इफेक्टिवली थ्रू सिनेमा, ये है ये आर। तो ए में आर पॉइंट सबसे पहले आर ऑप्शन आया है, तो यानी द सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, यहाँ टीचिंग एड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर साइंस कैन ऑल्सो बी टॉट, कैन ऑल्सो बी टॉट का मतलब है कि पहले भी, इससे पहले किसी टीचिंग के विषय में कोई सब्जेक्ट और पढ़ाया जाता है, इस विषय पर हम बात कर चुके हैं। तो इसलिए आर यहाँ पहले ऑप्शन में, यानी पहली दृष्टि में ये हमको सूट नहीं, मतलब उचित नहीं लगता है। वी डोंट फाइंड इट करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन, मीन्स आंसर सूटेबल आंसर नहीं लगता है, आई मीन टू से। देन हम बी ऑप्शन पर जाते हैं। बी ऑप्शन में देखते हैं पी को देखते हैं कि क्या पी से शूट करता है। वो लगता है द सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, द सिनेमा इज एंटरटेनिंग ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब है कि मतलब पहले भी कुछ है, हम ऑल्सो स्ट्रेस करने के लिए लगाते हैं, कोई चीज़ को ऐड करने के लिए लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मतलब आपका व्यवहार भी अच्छा है और आपकी भाषा भी अच्छी है। तो आपका व्यवहार तो अच्छा है ही है, भाषा भी अच्छी है, इस तरह से हम भी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सिनेमा इज एंटरटेनिंग ऑल्सो, द सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। तो ऑल्सो कहीं देखते हैं, लगता है कि शायद हो सकता है। एंड देन हम जाते हैं सी पर, एस को भी हमको पढ़ना होगा। तो एस में देखिए, एस में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स। तो ये तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर एक बार को पी थोड़ा बहुत, तो हालांकि ऑल्सो यहाँ उतना मतलब विरोधाभासी हो जाता है, लेकिन एस हमने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, तो ये और नंबर 1 से तो बिल्कुल भी अटैच नहीं करता। तो हम पी एक बार को हो सकता है, लेकिन हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम देखते हैं कि डी का ऑप्शन है क्यू, यानी हम क्यू को पढ़ते हैं। तो सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प अस, हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए द सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री, यानी टीचिंग एड से है। उसमें नंबर 1 में टीचर एड की बात की गई है, तो फिर क्यू में हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से यहाँ एड की बात की गई है और यहाँ हेल्प की बात की गई है। तो एड और हेल्प दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह बात आप समझ सकते हैं। हेल्प नाउन भी है और हेल्प वर्ब भी है। यहाँ टीचिंग एड, एड क्या है, यहाँ टीचिंग एड एक नाउन की तरह से यूज किया गया है। तो हेल्प और एड दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कि नंबर 1 की बात को ही नंबर क्यू में यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्यू यहाँ पर सही दिखाई देता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, क्यू के बाद आर आया है,
तो या कैसे भी देख लेते हैं। पहले तो हम इस लास्ट में एस आया है तो एस और 6 से सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं। एस में लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, यानी एक बड़ा जो नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल की एक बड़ी संख्या है वो जो है सोशल फिल्म्स को पसंद करती है। 6 एस में ये लिखा हुआ है। एंड 6 कहता है दस सिनेमा हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। चूंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स एक बहुत बड़ा धड़ा है लोगों का, या नंबर है, संख्या है जो कि सोशल फिल्म्स को पसंद करती है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट जो है इसी के मैसेज को आगे बढ़ाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, इसके मैसेज को आगे बढ़ाता है। तो यानी यहाँ पर हमको एस और 6 में भी सहमति मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं कि क्यू के बाद आर और पी भी आपस में हो रहे हैं सेट के नहीं। तो क्यू है हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री, एंड आर साइंस कैन ऑल्सो, चूंकि यहाँ पर पहले हिस्ट्री की बात हो गई तो साइंस के साथ ऑल्सो लगाया जा सकता है। तो साइंस कैन ऑल्सो बी टॉट वेरी इफेक्टिवली थ्रू सिनेमा, तो ये भी बात हमको ठीक लगती है आर में। और उसके बाद यहाँ पढ़ाई की बात हो गई, इसके बाद फिर पी में क्या हो गया, द सिनेमा इज एंटरटेनिंग ऑल्सो। तो जब यहाँ टीचिंग की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, तो अब यहाँ पर ऑल्सो के साथ एंटरटेनिंग की भी बात हो सकती है। तो इसलिए ये जो है पी भी ठीक है। उसके बाद एस और 6 को हमने देख ही लिया। क्या एक चाहें तो ये देख सकते हैं क्या ये चीज औरों में भी, चूंकि Q जो है वो सटीक है 1 के साथ में, पॉइंट 1 के साथ Q ही सटीक है, इसलिए दूसरे ऑप्शंस को पढ़ना उचित नहीं है। अब Q और जैसे S है तो S तो नहीं चलता है, तो S के साथ हम फिर उसके बाद Q कहें तो ये तो जमेगा ही नहीं। P है द सिनेमा इज एंटरटेनिंग ऑल्सो, और उसके बाद Q हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो मतलब ये इन दोनों का भी आपस में, P के बाद Q का भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो लास्ट फाइनली हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं दैट डी ऑफ 4th क्वेश्चन इज द राइट आंसर, यानी कि इसका जो क्रम रहेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड जो इसका क्रम रहेगा, जो सीरीज का जो ऑर्डर रहेगा इन सेंटेंसेस का, दैट विल बी QRPS, दिस इज द राइट ऑर्डर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये थोड़ा सा बार बार हमको स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा क्योंकि आधा क्वेश्चन यहाँ पर है एंड आधा क्वेश्चन दूसरी साइड में है, इस तरफ है, तो हमको मूव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। इसमें एक तरह से टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को कंपेयर किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे मतलब ये कंपाइल तो मैंने ही किए हैं क्वेश्चंस, लेकिन इनका सबका मुझे ध्यान नहीं है कि किसमें क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि कंपैरिजन लग रहा है, यानी किसमें क्या है वो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कह रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। तो स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एक कंपैरिजन है और कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी, यानी टेक्नोलॉजी बॉडी को कंफर्ट देती है, एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड, यानी स्पिरिचुअलिटी माइंड के लिए यूजफुल होती है। नाउ अब हम दोबारा से हम ऑप्शंस की तरफ ही जाना हमारे लिए सही रहेगा। ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, तो ये तो बात हमने कंपैरिजन की बात यहाँ पर देखिए हमने देख ली। एंड इसके बाद ये जो पॉइंट था वो क्या था, 5th क्वेश्चन था यहाँ पर, ये देखिए। तो 5th क्वेश्चन में हम आ गए, तो उधर RS और 6 यहाँ पर है, RS और 6, यानी कि PQ जो है वो उधर ऑप्शन में और 1 ऑप्शन वहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर A ऑप्शन है, A ऑप्शन में P है, B ऑप्शन में P है, C ऑप्शन में S है और D ऑप्शन में S है। तो ये अब किस ऑप्शन से होगा ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
तो इसमें P से स्टार्ट हो रहा है, B में भी P से स्टार्ट हो रहा है, और C में S से स्टार्ट हो रहा है, और D में S से स्टार्ट हो रहा है। तो सीधी से इसमें एक बात है कि अगर P से स्टार्ट हो रहा है तो A और B में से कोई आंसर है, और अगर S से स्टार्ट होता है तो फिर C और D में से कोई आंसर है। तो इसलिए हम पहले P को ही देख लेते हैं कि क्या P सूट करता है। तो P तो उधर है, नीचे की तरफ है P, मतलब दूसरे साइड में है एक्सरसाइज के, तो उसको देखना पड़ेगा हमको P क्या कहता है। ये तो हमने यहाँ देखा कि RS है, यहाँ पर P से हमको स्टार्ट करना है, तो P हमको देखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का P, फिफ्थ क्वेश्चन का P है, बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड, रिलीजन हैज ऑलवेज इनकरेज्ड साइंस। तो यहाँ दैट नेवर हैपेंड जो है, दैट नेवर हैपेंड यानी समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज हैपेंड, तभी तो हम कहेंगे दैट नेवर हैपेंड। तो यहाँ जो दैट का मतलब है वो दैट का आंसर देखिए, टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। तो इस लाइन में 1 पॉइंट में कहीं भी दैट नेवर हैपेंड का आंसर यहाँ नहीं मिलता है। तो दैट नेवर हैपेंड का आंसर यहाँ नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि P तो है ही नहीं, P तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात ये है। अब जब P नहीं होगा तो A और B दोनों ही आंसर्स कैसे हैं, दोनों ही आंसर्स गलत हैं। अब बात करते हैं कि इसका मतलब है C और D में से कोई आंसर सही है, और C और D किससे स्टार्ट होते हैं, शायद S से स्क्रीन पर नहीं है तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बार हम Q यहाँ पढ़ लेते हैं, पता चले वो Q से ही स्टार्ट हो। तो मेरे ख्याल से शायद S से स्टार्ट है, अभी हमने पढ़ा तो था लेकिन जस्ट स्लिप हो रहा है। तो साइंटिस्ट्स वर प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पर साइंटिस्ट्स वर प्रोसिक्यूटेड, Q में बात शुरू हो रही है, तो साइंटिस्ट्स वर प्रोसिक्यूटेड ये भी यानी सेंटेंस 1 में इसका भी कोई आंसर नहीं है। साइंटिस्ट वर प्रोसिक्यूटेड से यहाँ भी कोई लेना देना इस सेंटेंस में नहीं है, तो कम से कम ये है कि Q से भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जब Q से भी स्टार्ट नहीं होगा तो फिर क्या है, हम देखते हैं। तो यानी Q भी सही ऑप्शन नहीं है, हम इस ऑप्शन पर यहाँ आ गए हैं। तो देखिए अब हमारे सामने अब A और B तो नहीं होगा, P से तो पक्का नहीं है। अब हम C पर आ जाते हैं, तो C पर देखिए S से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें C भी S से स्टार्ट हो रहा है और D भी S से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए अब हमको देखना होगा कि मतलब अगर A B नहीं है तो सीधी सी बात है C D में से है, और S से ही अब स्टार्ट होगा। ये तो पक्का है कि अब अगर P नहीं है तो फिर S से ही स्टार्ट होगा। तो S क्या है दोनों में, इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस। यहां पर वहां ये कहा गया कि रिलीजन का मतलब ये है और टेक्नोलॉजी का मतलब ये, टेक्नोलॉजी मीन्स ब्रिंग्स द कंफर्ट टू बॉडी एंड रिलीजन ब्रिंग्स कंफर्ट टू माइंड। तो उसमें ये कहा गया है पॉइंट नंबर 1 में। और पॉइंट नंबर S कहता है, इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस। वेस्ट में जो है रिलीजन को हमेशा अपोज किया गया है साइंस की तुलना में। इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस एंड, तो ये S से स्टार्ट होगा ही होगा। ये मतलब उसे जॉइंट भी है, पॉइंट 1 से ये जॉइंट भी है। इन द वेस्ट रिलीजन को अपोज किया गया साइंस की तुलना में, और रिलीजन और अपोज का वहाँ क्या, रिलीजन और साइंस का वहाँ पर कंपैरिजन है, और आगे रिलीजन और साइंस की बात को आगे बढ़ा रहे हैं S में। तो इसलिए S से तो ये स्टार्ट होगा ही होगा, और वैसे भी P की तुलना में S के वोट ज्यादा है यहाँ पर, तो S से और S C और D दोनों ही S से ही ऑप्शन, यानी या तो P से ऑप्शन है या फिर S से ऑप्शन है। P से होगा नहीं तो S से ही होगा, ये भी है। फिर S यहाँ मैच भी कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या Q, अब आगे कौन सा चलेगा, Q चलेगा या R चलेगा S के बाद।
तो क्यू में हमने अभी पढ़ा था बट नेवर, ये कुछ परसिक्यूटेड का अभी हमने पढ़ा था कि वो परसिक्यूटेड किए। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को मतलब मूव तो करना पड़ रहा है, अनकंफर्टेबल होता है ऐसे। देखिए क्योंकि साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, तो यहाँ साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड है, किसके बाद, एस के बाद साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, यहाँ पर ये है एस के बाद साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड। तो देखिए एस के बाद क्यू आता है, तो क्यू में हम कह रहे हैं साइंटिस्ट्स वर परसिक्यूटेड, ये कह रहे हैं हम क्यू में। एंड यहाँ एस के बाद हम क्या कह रहे हैं, एस के बाद आ रहा है यहाँ डी में आर आ रहा है, तो आर कहता है हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस। तो हियर मतलब वेयर, हियर मतलब वेयर, क्योंकि एस के बाद जो है, एस में तो हमने मतलब नंबर 1 में तो हमने साइंस और रिलीजन को कंपेयर किया, और एस में हमने कहा कि वेस्ट में रिलीजन और साइंस के को अपोज किया गया है साइंस की तुलना में, एस में हमने ये कहा। तो साइंस, उसके बाद फिर आर कहता है हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड। तो यहाँ पर ये देखिए बात तो अभी रिलीजन और किसकी हो रही थी, तो यहाँ पर आइसोलेशन की बात कहाँ से आ गई और फिलोसफी की बात कहाँ से आ गई, तो इसलिए आर पर यहाँ डाउट होता है। और उसके बाद क्यू है, क्यू मतलब साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, वहाँ पर मतलब यहाँ फिलोसफी, रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस, मतलब ये कहीं की बात कही जा रही है, तो यहाँ हियर का मतलब किससे है ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए यहाँ आर एस के बाद तुरंत आर, क्योंकि इसमें हियर का मीनिंग यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ एस के बाद आर नहीं हो सकता है। तो इसलिए एंड उसके बाद फिर आता है क्यू, क्यू मतलब साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड। उसके बाद फिर आता है पी, तो पी में क्या है, पी में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम पी को फिर से पढ़ लेते हैं, पी 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 बट इन इंडिया, तो यहाँ मतलब बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड, तो ये भी मुझे लगता है कि क्रम सही नहीं है, बट इन इंडिया नेवर हैपेंड, रिलीजन हैज ऑलवेज एनकरेज्ड साइंस, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मतलब पी, तो पी जो है बट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड बट से स्टार्ट हो रहा है पी। हमने ये पी किस में देख रहे हैं, हम जो है इसमें डी में देख रहे हैं पी। तो पी अगर बट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर दे इंटरट्वेंड, ये हम यहाँ कह रहे हैं, है ना, दे इंटरट्वेंड विद लाइफ इन म्यूजिक आर्ट ड्रामा डांस। तो यहाँ दे का मतलब फिर किससे है, अगर हम बट कह करके बट में हम ये कह रहे हैं कि इट नेवर हैज हैपेंड इन इंडिया, तो दे आर, तो इसलिए यहाँ पर ये पी जो है इसके साथ मैच नहीं करता है, 6 के साथ मैच नहीं करता है। तो फिर हम इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन पर हमको आगे चलना चाहिए। तो एस आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट के बाद देखिए एस आ जाता है, और एस जो है, एस कहता है कि इन द वेस्ट रिलीजन वाज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस। उसके बाद फिर क्यू आ जाता है, क्यू में कहा गया है कि साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, मतलब रिलीजन वाज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस, है ना। एंड इसके बाद कहा जाता है कि साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, वेस्ट में साइंटिस्ट को परसिक्यूटेड किया गया, साइंटिस्ट को ही किया गया ना, हाँ, तो साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड यानी साइंटिस्ट को परसिक्यूटेड किया गया, यानी कि रिलीजन वाज क्या है, रिलीजन वाज एस कहता है इन द वेस्ट रिलीजन वाज ऑलवेज अपोज्ड टू साइंस।
यानी रिलीजन को जो है साइंस की तुलना में अपोज किया गया था, या रिलीजन के संबंध में साइंस को अपोज किया गया था, और वहां पर साइंटिस्ट जो थे वो प्रोसिक्यूटेड किए गए। तो एस के बाद यहाँ क्यू आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर पी कहता है बट दैट नेवर हैपेंड इन इंडिया, यानी साइंटिस्ट को कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया भारत में, और ना ही रिलीजन और साइंस को मतलब कभी अपोज नहीं किया गया भारत में, ये कहता है पी पॉइंट। एंड आर कहता है हियर रिलीजन, हियर मतलब इन इंडिया, चूंकि पी में कहा गया है इन इंडिया, तो यहाँ आर का मतलब हियर, हियर का मतलब इन इंडिया। रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड, यहाँ पर फिलोसफी और रिलीजन को कभी आइसोलेट नहीं किया गया। तो मतलब द थिंग इज कि यहाँ सी पॉइंट, अब आप पढ़िए बहुत अच्छे से, सी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 5। सी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज कीप रीडिंग इट डीपली, ठीक है। एंड नाउ 6 पॉइंट मीन्स 6 क्वेश्चन पर अब हम जाते हैं। तो 6 पॉइंट पर या 6 क्वेश्चन पर देखिए, अ कपल इन माई नेबर इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर। तो एक हमारे पड़ोस में कपल है, वह एक दूसरे पर शाउट करने के लिए जाना जाता है। अ कपल इन माई नेबर इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे पर शाउट करने के लिए एक कपल को जाना जाता है, इसमें ये है। एंड इसके बाद 6 में फिर है, इसका देखिए पॉइंट देखिए, ए है, ए में पी से स्टार्ट हो रहा है, बी में आर से स्टार्ट हो रहा है, सी में आर से स्टार्ट हो रहा है, और डी में एस से स्टार्ट हो रहा है। यानी सबसे पहले या तो ये पी से स्टार्ट होता है तो ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं आर से स्टार्ट होता है तो ठीक है, इसके बाद फिर अगर आर से स्टार्ट होता है तो ठीक है, तब हम सी को देखेंगे, और अगर आर से ही स्टार्ट नहीं होता है तो फिर हम सीधा डी को देखेंगे, क्योंकि जब आर से स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर वो सी से भी नहीं स्टार्ट होगा, और अगर आर से स्टार्ट हो रहा है तो फिर बी और सी को हमको स्टडी करना होगा, फिर डी को हम स्टडी नहीं करेंगे। डी को हम तभी स्टडी करेंगे जब बी और सी को स्टडी करने के बाद भी हमको लगेगा कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर हम डी को स्टडी करेंगे। तो यहां पर देखिए 6.1, अ कपल इन माई नेबर इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर। तो यहाँ P से स्टार्ट हो रहा है, ए ऑप्शन में P से स्टार्ट हो रहा है, तो हम P को पढ़ करके देखेंगे। With an apprehension of serious fight between the two, I went closer to the door and peeped in. तो P से स्टार्ट हो रहा है, और P यहाँ जो है ये इसमें A में कहा जा रहा है नेबर इज नाउन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे पर शाउट करने के लिए जाने जाते हैं। एंड P कह रहा है विद एन एप्रीहेंशन ऑफ सीरियस फाइट बिटवीन द टू आई वेंट। तो यहाँ पे अभी उनके फाइट होने की बात तो कहीं नहीं गई है। आई वेंट क्लोजर टू द डोर, ये तो कहा जा रहा है कि दैट दे आर नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर, लेकिन दे शाउटेड दे फोर्ट ऐसा कुछ नहीं कहा गया है फर्स्ट में। जब ऐसा नहीं कहा गया है तो P पॉइंट इज नॉट सूटेबल विद पॉइंट नंबर 1। इसके बाद हम जाते हैं R पर, मतलब B पॉइंट पर जाते हैं, ऑप्शन B पर जाते हैं। B ऑप्शन में R से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो R से हम देखते हैं R क्या है। आई कुड गैस बोथ ऑफ देम ले पीसफुली इन देयर बेड। आई कुड गैस का मतलब है बोथ ऑफ देम ले पीसफुली, तो ये बोथ ऑफ देम ले पीसफुली मतलब 1 के बाद अ कपल इन माई नेबर इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर के तुरंत बाद अगर हम कहते हैं कि आई कुड गैस बोथ ऑफ देम ले पीसफुली, तो ये आपस में मैच नहीं करते। क्यों आप गैस करते बोथ ऑफ देम ले पीसफुली इन देयर बेड, ऐसा आपने क्या देख लिया या कैसे समझ में आया आपका? क्योंकि बात तो हो रही है उनके आपस में लड़ने झगड़ने से, तो जब तक उस विषय पर आप कोई और बात क्लियर नहीं कहते हैं तब तक आप ऐसे नहीं कह सकते आई कुड गैस बोथ ऑफ देम ले पीसफुली, मतलब लेटे हुए थे पीसफुली, है ना। तो ये कब की घटना है, कब आपने गैस किया, क्यों गैस किया, किस चीज ने आपको प्रेरित किया गैस करने के लिए, तो इसलिए ये नहीं सूट नहीं करता, यानी आर ऑप्शन यहाँ सूट नहीं करता। और अगर आर ऑप्शन सूट नहीं करता है तो इसका मतलब बी एंड सी
दोनों ही ऑप्शन यहाँ यूजलेस हैं। हम बी और सी के बजाय अब हम डी पर जाएंगे, एस को देखेंगे। एस क्या है, नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे पहले, अ कपल इन माय नेबर इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर। इसके बाद फिर हम एस पॉइंट को पढ़ेंगे। एस पॉइंट इज लास्ट नाइट एट अबाउट 11 o'clock आई कुड हियर श्रीक्स एंड साउंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये 1 पॉइंट कहता है कि वो लड़ने के लिए या एक दूसरे पर डांटने चिल्लाने के लिए जाने जाते हैं या वो बहुत फेमस हैं। एंड फिर कहते हैं लास्ट नाइट एट अबाउट 11 o'clock आई कुड हियर श्रीक्स, यानी लास्ट नाइट में ये शब्द। तो या मीन्स द थिंग इज कि एस जो 1 से मैच कर रहा है, और जितना एस 1 से मैच कर रहा है उतना पी और आर दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए आगे इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एस पी क्यू आर इज द करेक्ट सीरीज। एंड इस तरह से इसको इतना सॉलिड है ये कि इस पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसको यहीं पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि लास्ट नाइट एट अबाउट 11 o'clock। अब मैंने कहा कि मैं मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है और वो जो है या मेरे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, वो फला चीज़ के लिए जाने जाते हैं और कल रात वो फला काम कर रहे थे या कल 4 बजे वो फला काम कर रहे थे शाम को, या कल मैंने कहा कि मेरे एक पड़ोसी है वो बिजली घर में इंजीनियर है एंड कल मैंने उनको वो जो एसडीओ की ऑफिस में बैठे देखा। तो दिस इज, इससे बात बढ़ाने कैसे बढ़िया मतलब क्लू और क्या चाहिए इससे मतलब उनके विषय में हम अगर कोई बात करें तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 6 का डी जो है वो सही आंसर है, विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से। नाउ हम अब 7 पर जाते हैं। 7 पर जाने के लिए, यानी 6 का हमने डी खोजा है, अब आप और भी तरीके से आप पढ़िए इस पर। अगर आपको कहीं भी किसी को संदेह लगता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके दोबारा से हमसे इस विषय पर डिस्कस करने के लिए कह सकते हैं। चूँकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है, 1 घंटा 11 मिनट, 1 hour and 11 minutes हैव गॉन एंड देयरफॉर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो 7.7 क्वेश्चन है, द पिरामिड्स आर ब्यूटिफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। तो पिरामिड्स आर ब्यूटिफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। तो पिरामिड्स आर ब्यूटिफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें अब ये देखिए कि ए पॉइंट पर हम सीधे जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल और इनॉर्मस स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हम ए पॉइंट पर जाते हैं। ए पॉइंट में ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट में भी मीन्स बी ऑप्शन में भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है एंड सी ऑप्शन में भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ अब हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों में ही क्यू क्यू से स्टार्ट हो रहा है एंड डी में एस से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि अब इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम Q को मानते हैं तो Q तो फिर है ही, तो हमको कंपैरिजन करना चाहिए Q और S को पहले हमें कंपेयर करना चाहिए। तो ये तो Q से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर इन 3 को हम कहीं भी मानते हैं तो हमें मानना होगा Q से तो स्टार्ट है ही। इसलिए एक बार हम D को पढ़ लेते हैं तब हम Q पर जाते हैं, तब हम अपना माइंड Q के लिए बनाएंगे। तो D में है S, मतलब S से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में क्या पॉइंट क्या कहता है, द पिरामिड्स आर ब्यूटीफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। ब्यूटीफुल इनॉर्मस, इनॉर्मस मींस वेरी लार्ज, बिग, ह्यूज, उसको हम इनॉर्मस कहते हैं। तो द पिरामिड्स आर वेरी, अब हम बात करते हैं कि डी में एस पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है। तो एस क्या है, द बॉडीज ऑफ द फेरोज वर मेड इनटू ममीज व्हेन दे डाइड। तो यहाँ बॉडीज और ममीज की बात आ गई है एंड यहाँ हम पिरामिड्स की बात कर रहे हैं। तो देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन पिरामिड्स एंड बॉडीज ऑफ फेरोज। तो इसलिए एस तो नहीं हो सकता, इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। एंड एस के बाद अ मम्मी इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी यहाँ मम्मी की बात हो गई। जैसे एस के बाद पी आ रहा है तो पी में ममीज की बात हो गई। तो ये तो यानी इन दोनों बातों से पिरामिड तो एकदम कट ही गया ऑप्शन से। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो पी और एस और पी से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए दिस इज
रॉन्ग, और डी तो हमारे कंसिडरेशन से टोटल बाहर हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं क्यू से। देखिए जब ये क्यू से ही स्टार्ट होना है तो एक में क्यू के बाद एस है, दूसरे में भी क्यू के बाद एस है, और तीसरे में क्यू के बाद पी है। तो हम ये देखते हैं कि क्यू एस सही रहेगा या क्यू पी सही रहेगा। तो क्यू क्या है, यानी कि नंबर 1 के बाद क्यू ही आएगा, इतना अब श्योर है। 3 में क्यू है तो क्यू ही आएगा। द पिरामिड्स आर ब्यूटिफुल डोमस स्ट्रक्चर्स, इसके बाद क्यू है, दे मतलब पिरामिड्स, तो दे आर द टॉम्स ऑफ द ओल्ड किंग्स ऑफ इजिप्ट हु वर कॉल्ड द फेरोज। एंड यहाँ फेरोज के विषय में बात कर रहे हैं, मतलब दे आर द टॉम्स ऑफ द ओल्ड किंग्स। ये जो पिरामिड्स हैं ये क्या है, दे आर द टॉम्स ऑफ द ओल्ड किंग्स ऑफ इजिप्ट हु वर कॉल्ड द फेरोज। उन किंग्स को फेरोज कहा जाता था, तो ये उन फेरोज की टॉम्स के बारे में है ये पिरामिड्स। ये क्यू में हम बात कर रहे हैं। तो क्यू के बाद हम एस को लेना चाहिए या फिर क्यू के बाद पी को लेना चाहिए, तभी हम इनमें से बाहर आ पाएंगे। तो क्यू के बाद अगर हम पी को लेते हैं, अ मम्मी इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो क्यू के बाद हम डेड मम्मी को लेते हैं, यानी यहाँ पे अ मम्मी इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी मम्मी को एक्सप्लेन किया जा रहा है इस लाइन में। और जब इस लाइन में मम्मी को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो देखिए यह मम्मी की तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है, जिस चीज की कोई बात नहीं हुई है और तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सी वाला जो है क्यू के बाद एकदम सी, ये क्या है, ये दोनों ही, बिकॉज दे आर द टॉम्स ऑफ द ओल्ड किंग। क्यू में क्या लिखा है, दे आर द टॉम्स ऑफ द ओल्ड किंग्स ऑफ इजिप्ट हु वर कॉल्ड द फेरोज। या मम्मी की कोई बात ही नहीं आई है अभी, यहाँ केवल टॉम्स के बारे में बात हुई। और टॉम्स क्या है, ये ब्यूटीफुल, ये जो पिरामिड्स हैं ये हैं। तो इसलिए 7 मतलब 1 के बाद क्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यू के बाद ये पी एडजस्ट नहीं होता है, तो ये भी अब क्या है, रेस से बाहर है। तो अब हम क्यू एस और क्यू एस ये दोनों अब रेस में है। अब हमको देखना है कि क्योंकि क्यू एस के बाद अब पी आएगा या क्यू एस के बाद आर आएगा, ये अब हमको सही उस पर लाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू एस के बाद यानी क्यू के बाद एस आएगा, ये भी अब क्लियर हो गया। यहाँ पर दोनों में क्यू एस है तो ये भी क्लियर हो गया, यानी क्यू के बाद एस आएगा। द बॉडीज ऑफ द फेरोज वर मेड इनटू मम्मीज व्हेन दे डाइड। तो यहाँ फेरोज की बात हुई है क्यू में, और क्यू में फेरोज की बात करके उसके बाद फिर उनकी फेरोज की डेड बॉडीज, द बॉडीज ऑफ द फेरोज वर मेड इनटू मम्मीज व्हेन दे डाइड। तो एस की बात हो गई, यानी क्यू के बाद एस भी जस्टिफाइड हो गया कि ठीक है। अब इसके बाद एस के बाद पी जस्टिफाइड होगा या आर जस्टिफाइड होगा, ये देखना है। तो पहले हम चूंकि ए ऑप्शन में पी है, हम हमेशा हम मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज और एक मतलब एक फ्रॉम डाउन टू लो और फ्रॉम ये कौन सा साइड हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। तो इसलिए हम ए से ही हम स्टार्ट करेंगे, यही मैं कहना चाह रहा था। तो अब हम पी देखेंगे। तो पी क्या है, एस के बाद पी है, अ मम्मी इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं एस, हमने कहा क्यू और एस के बाद हमको देखना, तो एस क्या है, द बॉडीज ऑफ द फेरोज वर मेड इनटू मम्मीज, यानी यहाँ पर मम्मीज आ गया, मम्मीज व्हेन दे डाइड। अब यहाँ फेरोज की बॉडीज को मम्मीज में बदल दिया जाता था या मम्मीज में चेंज कर दिया जाता था या बदल दिया जाता था। तो अब बात आती है कि मम्मीज क्या होता है जो चेंज कर दिया जाता था। तो मम्मीज को एक्सप्लेन किस में कर रहे हैं, ये हमने अभी पढ़ा, मम्मी इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब है कि हमको एस के बाद पी, चूंकि मम्मी को किस में कर रहे हैं, पी में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बाद पी जस्टिफाइड है एंड एस के बाद पी ही आएगा। आर क्या है, दीज मम्मीज वर प्लेस्ड इनसाइड दीज ग्रेट पिरामिड्स, और पी के बाद आर आएगा। अब ये भी क्लियर हो गया है, तो इसलिए 7 का जो आंसर है वो हम इसको क्यू एस पी आर को ही हम फाइनल समझेंगे एंड देयरफॉर क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर हियर, वेरी श्योर। नाउ द 8th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है, 1 घंटा इसमें लग गया है।
तो लेंथी हो गया है ये। देखिए अब 1 घंटा 19 मिनट हो गया है, हम जल्दी से करते ताकि वीडियो छोटा रहे। हालांकि छोटा क्या रहे, अब 1 घंटा 19 मिनट तो हो ही गया है, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल है। मैंने मतलब आप पूरी बात समझ पाए इसलिए मैंने पूरा इसको डिस्कस किया है आपके साथ में। ओके, सो 8 पॉइंट इज द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ। द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, यानी जिस तरह से पंप का काम होता है दूसरी चीज़ों के लिए, इसी तरह से बॉडी के लिए हार्ट उसी तरह से यानी पंप की तरह काम करता है। एज पंप इज इम्पोर्टेंट टू अदर थिंग्स लाइक द पंप इज इम्पोर्टेंट इन कार्स और पंप इज इम्पोर्टेंट टू साइकिल्स टू फिल एयर इन दैम, इसी तरह से हार्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट to the body of a human being। इस तरह से यहाँ पर ये मीनिंग फर्स्ट पॉइंट का है, यानी द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, ये यहाँ पर कहा गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन ए में एस से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी में पी से स्टार्ट हो रहा है और ऑप्शन सी में आर से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑप्शन डी में क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी एस पी आर क्यू। यानी कि सभी ऑप्शन अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अलग अलग सेंटेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। किसी में इसकी तरह सेवंथ की तरह, जैसे 7 में क्यू क्यू एस इस तरह से नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा इजी रहेगा, हम जल्दी इसको कर सकते हैं। तो ए से ए में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या एस उसको मैच करता है क्या। द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, तो हम एस देखते हैं। इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5 मिनट्स। हाँ, वैसे तो ये बात ठीक है, द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, तो लाइफ और पंप से संबंधित बात वैसे तो होनी चाहिए थी, लेकिन इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5 मिनट्स, तो लगता तो हमें कुछ कुछ ठीक ही है कि अगर हार्ट रुक जाएगा तो एस इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5 मिनट्स, तो हम जो है लगभग 5 मिनट में हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये लगभग इसमें एस में है, तो देखने में तो वैसे ठीक ही लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। तो दिस इज सीम्स टू बी राइट। देन बी है, बी में पी ऑप्शन है। पी ऑप्शन क्या है? पी ऑप्शन है, बी में पी ऑप्शन है। पी ऑप्शन हम पढ़ते हैं, 1 मिनट। तो पी ऑप्शन क्या है? द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ एंड दे हैव बीन सक्सीडेड इन हार्ट ट्रांसप्लांट। तो दे हैव बीन सक्सीडेड, तो यार दे का मतलब किससे है? दे का मतलब तो हमें नहीं पता किससे है, कौन है दे, तो इसलिए 1 के बाद पी तो आउट ऑफ रेस हो जाता है, मींस बी इज नॉट आवर आंसर। ए हो सकता है, एक बार को कंफर्म मैं नहीं करता हूं ए अभी, लेकिन ए सीम्स टू बी राइट। लेकिन हम जो है पी को तो यानी कि बी को तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। अब बात करते हैं हम, यहां पर एक हाइफन आएगा तो मैं एक हाइफन लगा देता हूं एंड नहीं, नाउ डेज इस तरह से हो गया। तो P को तो हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब हम जाते हैं C के पास जाते हैं और C को देखते हैं। C में R से स्टार्ट हो रहा है। द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं R में। अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट हुज हार्ट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ बात ये भी समझ में आती है, समझदारी वाली बात ये है कि हार्ट जो है वो लाइफ का पंप है, यानी हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के कारण इसका रख रखाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर जैसे कि अभी क्या था, एक उसमें पढ़ा था, कौन से में, इफ द एस में पढ़ा था, इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5 मिनट्स, है ना। तो इस तरह की चीज होती है, हमको पता है, तो इसलिए इसका रख रखाव बहुत
इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए द हार्ट इज द इम्पोर्टेंट इज द पंप ऑफ लाइफ, तो इसलिए इसका रख रखाव हमको अच्छे से करना चाहिए। यह सेंटेंस सुझाव देता है हमको। अ फ्यू ईयर्स अगो इट वॉज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट हुज हार्ट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी किसी व्यक्ति का हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो ये अभी कुछ सालों पहले तक इम्पॉसिबल था उस पर काम करना, इम्पॉसिबल था, ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो चूंकि बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, ये लाइफ का पंप है और अभी तक उस पर पॉसिबल नहीं था, ये बात कह रहे हैं। तो ये जो है आर हमको लगता है कि ये भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जो एस है वो कहानी को वहीं खत्म कर रहा है एंड आर हमारी बात को आगे बढ़ा रहा है। अगर खत्म हो गई बात तो फिर क्या, तो इसलिए आर हमारी बात को आगे बढ़ा रहा है, तो आर हमको लगता है कि हो सकता है। अब हम एक बार क्यू भी देख लेते हैं, तब हम आर पर आएंगे वापस। तो क्यू कहता है नाउअडेज सर्जन्स आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट्स हार्ट एंड कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। तो द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, ये कहा जा रहा है। और आजकल इसमें कहा जा रहा है कि आजकल सर्जन्स आर एबल, वो जो है सक्षम है टू स्टॉप पेशेंट्स हार्ट एंड कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। तो इन सब की जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी फर्स्ट है क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि तुरंत ऑपरेशन पर ये आ गए हैं, जबकि ऑपरेशन की अभी बात ही कहाँ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सी के आर को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और इसमें आर के बाद एस लिखा हुआ है, तो ये सही लगता है, क्योंकि अ फ्यू ईयर्स अगो इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट हुज हार्ट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कुछ साल पहले ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन एस में कहते हैं कि नाउअडेज, यानी आजकल ये पॉसिबल है। तो अब चूंकि मतलब ये पहले कह दिया गया, अ फ्यू ईयर्स अगो पहले कह दिया गया, तो फ्यू ईयर्स का ऑपोजिट क्या हो गया, नाउअडेज हो गया। तो ये क्यू के बाद एस जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ इसके बाद ये आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सी में पहले आर आ गया और आर के बाद में फिर एस आ गया। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, A few years ago, it was impossible to operate on a patient whose heart was not working properly. तो ये R से स्टार्ट हो गया, बात आगे बढ़ गई। उसके बाद फिर S आ गया, S if the heart stops we die in about 5 minutes। तो यहाँ ठीक है, ये मतलब हम अभी किस में पढ़ रहे थे, Q और R हम पढ़ रहे थे, a few years ago आर पढ़ रहे थे। तो ये यहाँ पे देखिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, आर अ फ्यू ईयर्स अगो मतलब पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर एस है, एस में कहते हैं इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट, चूंकि इम्पॉसिबल था ऑपरेशन होना, तो ऐसी स्थिति में ये इतना इम्पोर्टेंट होता है हार्ट। ये देख लीजिए कि अगर हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। उसके बाद फिर आता है क्यू, लेकिन नाउअडेज अब क्या है, इसके बाद नाउअडेज सर्जन्स आर एबल, और अब जो है सर्जन्स एबल हैं इसमें, तो ये आर एस क्यू आता है। आर एस क्यू के बाद फिर पी, दे हैव बीन सक्सीडेड इन हार्ट ट्रांसप्लांट्स, और मतलब अब जो सर्जन्स है वो केवल ऑपरेशन करने में ही नहीं बल्कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने में भी अब वो सफल हो चुके हैं। एंड सिक्स्थ सेंटेंस कहता है ऑल दिस वाज मेड पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ द हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन के कारण ऐसा अब पॉसिबल हो पाया है। तो इस तरह से इसका जो सी ऑप्शन है RSQP 8 पॉइंट का, दिस इज द राइट आंसर। And thank you, that's all for today. I hope you enjoyed this exercise and entertained it a lot. अब इसके बाद कल हम कल हो सकता है कि हम आपको एक्सरसाइज न दे पाए, किसी ज़रूरी काम से हमको थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर हम कल नहीं देते हैं तो परसों सर्टनली हम आपको
अगली एक्सरसाइज वैसे तो हमको कल ही देना चाहिए हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, लेकिन कल नहीं दे पाते तो परसों अब हम आपको एक एक्सरसाइज सिनोनिम्स की एक्सरसाइज देंगे। और हम आपको बता दें कि यही ऑर्डर जो हमने आपको बताया है पहले उसमें भी बताया है, फिर हम बताते हैं कि स्पॉटिंग एरर, ये क्रैश कोर्स पर हम पहले स्पॉटिंग एरर के बाद फिर सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद फिर हम आपको सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स परहैप्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फिर एक्टिव पैसिव के बाद फिर एंटोनिम, फिर उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद इस तरह से आगे हम इस चीज़ को आपको देते रहेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।